गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सभी? आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे सभी। ठीक है, ओके। तो घर पे पढ़ाई कर रहे हैं ना सभी? अच्छे से पढ़ाई करनी है घर पे, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी उस पे एक मजबूत बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो जो बच्चे लेक्चर वीडियो नहीं देख रहे उन्हें आप बताइए कि वो देखें ताकि उनका भी बेस स्ट्रॉन्ग हो सके, विच विल क्रिएट हेल्दी कंपटीशन एंड हेल्दी कंपटीशन इज वेरी नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, तो आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर हम कर रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमने डेफिनेशन की है मैटर की, हमने मैटर को क्लासिफाई किया फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की। ठीक है, तो मैटर पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। हमें उन पार्टिकल्स के बिहेवियर को डिस्कस करना है, वही हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के अंदर। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, ये हुई हमारी पहली प्रॉपर्टी या पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर। दूसरी हमारे पास है यहाँ पे कि जो पार्टिकल्स है दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। आई विल से पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ठीक है, लगातार चलते रहते हैं पार्टिकल्स। इसको हम समझ सकते हैं कि अगर आप पोटेशियम पर मैग्नेट लेते हैं, एक कलर्ड कंपाउंड होता है ये पोटेशियम पर मैग्नेट को जो पानी में डिसॉल्व किया जाता है और उसे मिक्स कर देते हैं, तो इफ वी लुक एट देम बाय माइक्रोस्कोप तो हमें ये ऑब्जर्व होता है कि पार्टिकल्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। सिमिलरली एक एग्जांपल हम लेते हैं जो आपके आसपास प्रेजेंट है, वो है एयर। एयर बनी है स्मॉल पार्टिकल्स से, उन पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। वो मॉलिक्यूल्स भी कॉन्टिन्यूसली यहां से वहां मूव करते रहते हैं। ठीक है, अगर वो पार्टिकल्स मूव नहीं करते तो हम प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाते। तो एयर कुडंट ब्लो इफ पार्टिकल्स वर नॉट मूविंग। तो पार्टिकल्स मूव करते हैं, एयर ब्लो करती है। ठीक है, ओके। थर्ड, अब अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो वो कोलाइड भी करेगा आपस में भी और किसी दीवार के साथ भी। तो अगर हमारे पार्टिकल्स किसी कंटेनर में प्रेजेंट है तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करेंगे, साथ ही साथ वो कंटेनर की वॉल्स के साथ भी कोलाइड करेंगे। तो आई विल से द पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में हमारा मैटर रखा हुआ है उस कंटेनर में मैटर के पार्टिकल्स उस कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब स्पेस कितना ज्यादा कितना कम होगा वो मैटर की स्टेट पे डिपेंड करता है। कि अगर मान लीजिए मेरे पास सॉलिड स्टेट है तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम होगा, वेरी माइन्यूट स्पेस होगा। अगर हमारा मैटर लिक्विड है तो स्पेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और अगर हमारा मैटर गैसियस है तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो मान लीजिए कि ये सॉलिड है, इसमें बिल्कुल माइन्यूट स्पेस है which can only be seen with the help of high resolution microscope। ये हुआ सॉलिड का पार्टिकल, ये हुआ गैस लिक्विड का पार्टिकल। थोड़ा स्पेस इनके बीच बढ़ गया
और यहां पर है मेरे पास गैस का पार्टिकल, स्पेस और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, ओके, इसे नोट कर लेंगे। इसी में एक लास्ट पॉइंट और हमारे पास बनता है और वो ये है, फिफ्थ पॉइंट होगा वो हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे सॉलिड है में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्शन शो करते हैं, इसलिए पार्टिकल्स क्लोज हैं। लिक्विड में अट्रैक्शन तो है बट वीक है, तो इसलिए थोड़े पार्टिकल दूर हो जाते हैं। गैसेस में भी अट्रैक्शन होगी बट और भी ज्यादा वीक होगी, इसलिए पार्टिकल्स और दूर हो जाते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन सब में है। अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें चाहिए होती है काइनेटिक एनर्जी। हम बस ये बात कह सकते हैं कि सॉलिड में जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, इसका मतलब कि उसमें पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम है। कि जब पार्टिकल थोड़ा कम मूव करते हैं या लेस मूव करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टेबल स्टेट में होते हैं और स्टेबल स्टेट में अट्रैक्शन पावर ज्यादा होती है। और यही अगर मैं गैस की बात करता हूं, गैस में अट्रैक्शन थोड़ी कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है? कि गैस के पार्टिकल्स में जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो जब कोई चीज कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है हाई स्पीड से तो वो स्टेबल नहीं होती, और अगर कोई चीज स्टेबल नहीं होती है तो उसमें अट्रैक्शन एबिलिटी भी कम हो जाती है। इसे भी नोट कर लेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अभी हमने फोर्थ पॉइंट में ये जाना था कि जो स्टेट है मैटर की, अगर उसको पार्टिकल लेवल पे चेक किया जाता है तो सॉलिड के पार्टिकल क्लोज होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं और गैस के पार्टिकल और भी दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां से हम एक क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि क्या हम किसी एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। तो टॉपिक हमारे पास जो बनेगा दैट इज कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। टॉपिक भी है और एक हमारा क्वेश्चन बन गया, तो इसका आंसर होगा यस, वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। हमें सिर्फ इतना काम करना है कि हमें पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसको चेंज करना है। जैसे अगर मेरे पास कोई सॉलिड प्रेजेंट है, उसमें पार्टिकल क्लोज है, अगर मुझे सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो मुझे बस पार्टिकल को थोड़ा दूर करना है, और लिक्विड को अगर मुझे गैस में चेंज करना है तो मुझे पार्टिकल को और भी दूर करना पड़ेगा। पार्टिकल सॉलिड केस में क्लोज थे क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी कम थी। तो अगर मैं इन पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवा देता हूं तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा, और अगर मैं इसे और भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवा देता हूं तो स्पेस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मेन काम ये है हमारा कि हमें अभी पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवानी है। तो एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए हमारे पास एक अच्छा सोर्स होता है एंड दैट इज नोन एज हीट। तो अगर मैं पार्टिकल्स को हीट प्रोवाइड करवाता हूं तो पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जैसे ही पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वो दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हीट प्रोवाइड करवाने के लिए मुझे टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो किसी भी सिस्टम को, किसी भी सब्सटेंस को अगर आपको हीट देनी है तो आपको सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही आप ये काम कर देंगे तो पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाएगी, दे विल मूव फास्टर, एंड व्हेन द पार्टिकल मूव फास्टर दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो यानी कि अब हमें बस, अगर मैं सॉलिड को हीट कर देता हूं, हीट मतलब है टेम्परेचर बढ़ा दिया,
तो वो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और अगर लिक्विड को मैंने हीट कर दिया तो वही गैस में चेंज हो जाएगा। हम हीट का एक सिंबल यूज करते हैं, वो सिंबल है दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को हम डेल्टा कहते हैं। तो आगे से जब भी मैं हीट वर्ड का यूज करूंगा तो मैं इस सिंबल का यूज करूंगा, डेल्टा। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो सॉलिड स्टैंड्स फॉर एस। अगर मैं एस को हीट करता हूं तो वो एल लिक्विड बन जाएगा, अगर मैं एल लिक्विड को हीट करता हूं तो वो जी गैस बन जाएगा। अब ये तो बात हुई सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस तक जाने की। वो क्यों जा पाए? क्योंकि हमने उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया। अब अगर मुझे वापस आना होगा तो मुझे काइनेटिक एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। और काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए मुझे इसे कूल करना पड़ेगा। मतलब जो हीट पहले प्रोवाइड करवाई गई थी उस हीट को मुझे वहां से बाहर निकाल लेना है। और जैसे हीट मैं उस पार्टिकल में से निकाल लूंगा, उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, इसकी वजह से वो क्लोज आएंगे और फिर से मैं स्टेट को चेंज कर सकता हूं। और ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर चुके हो। एग्जाम्पल हम लेते हैं वाटर का, तो वाटर की सॉलिड फॉर्म को हम आइस कहते हैं। अगर आप आइस को हीट देते हो तो वो वाटर में चेंज हो जाता है, और अगर आप वाटर को हीट देते हो तो वो चेंज हो जाता है स्टीम के अंदर, मतलब गैसियस वाटर। उसी तरह अगर मैं स्टीम को कूल कर देता हूं तो वो वाटर बन जाएगा, और अगर मैं वाटर को कूल कर देता हूं फिर से आइस बन जाएगी। समझ गए बात ये वाली कि नहीं सभी? ओके। तो एवरी चेंज ऑफ स्टेट विद चेंज इन टेम्परेचर, उस पॉइंट को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं कि जिस टेम्परेचर पे एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज होती है, और उस हर चेंज के लिए हमारे पास एक नाम होता है। वो नाम क्या है या वो टर्म क्या है उसके बारे में बात करेंगे अभी, इसलिए पहले इसको नोट कीजिए। तो अब हमें उन पॉइंट्स या उन टेम्परेचर्स की बात करनी है, उन टर्म्स की बात करनी है जिसमें हमारी एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है। तो पहले हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि जब एक सॉलिड एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ध्यान रखें, मेल्टिंग होने के दौरान जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, सो आई विल डिफाइन दैट इट इज द टेम्परेचर at which solid turns into liquid at constant pressure। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो मेरे पास आइस है। आइस वाटर में चेंज कब होती है? एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, और जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा 1 एटमॉस्फेयर। ये एटीएम जो लिखा है मैंने यहाँ पे, इट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ये है डिग्री सेल्सियस, इट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट के बाद हमारे पास आता है टर्म बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी हमने चेंज किया सॉलिड से लिक्विड, अब हम चेंज करेंगे लिक्विड टू गैस। सो इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। तो ये वो टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होता है। और ध्यान रखें यहां पर भी जो प्रेशर है वो कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे मेरे पास वाटर है
तो वाटर अपने वेपर में चेंज तब होता है जब उसको 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया जाता है, और जो प्रेशर होगा दैट विल बी 1 एटमॉस्फेयर। ये हुई बात हमारी मेल्टिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की। एक और पॉइंट हमारे पास होता है, उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन पॉइंट। इसमें हमने सॉलिड से लिक्विड बनाया, लिक्विड से गैस बनाया। यहां पर हम डायरेक्टली सॉलिड से गैस बनाएंगे। ऐसे कुछ सॉलिड्स होते हैं जो डायरेक्टली गैस में चेंज होते हैं। एग्जांपल आपके घर पर भी होगा, कैम्फर, नेप्थलीन। ये दो ऐसे सब्सटेंस है जो नॉर्मली हर घर में मिल जाते हैं, और ये सब्सटेंस डायरेक्टली हीट करने के बाद सॉलिड से गैस में चेंज होते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, और जिस टेम्परेचर पे वो चेंज होते हैं उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन पॉइंट। सो it is the temperature at which solid changes into gas। ध्यान रखें, यहां पर भी जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहां पे एग्जाम्पल लिखना चाहता हूं इसका, तो एग्जाम्पल मेरे पास है कैम्फर, एग्जाम्पल मेरे पास है नेप्थलीन। आपका काम अब ये है एज ए होमवर्क, और ये कमेंट में लिख के मुझे बताएंगे कि कैम्फर और नेप्थलीन का सब्लिमेशन पॉइंट कितना होगा, एट व्हाट टेम्परेचर दीज चेंजेस इनटू गैसियस सब्सटेंस। इसे नोट कर लेंगे। तो अभी हमने बात करी टेम्परेचर को बढ़ाने की। अब टेम्परेचर कम करने के लिए भी कुछ टर्म्स दी गई है। वो टर्म्स क्या है उसके बारे में देखते हैं जरा हम अभी। तो पहले केस में हमने सॉलिड से लिक्विड बनाया था। अब अगर मुझे लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। सो क्या होगा, इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। एंड ध्यान रखें, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बनाता है ठीक उसी टेम्परेचर पे लिक्विड फ्रीज होके सॉलिड बनाता है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास यहां पे वाटर है, तो वाटर अगर आइस में चेंज होता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा 0 डिग्री सेल्सियस, तो प्रेशर होगा 1 atm। तो यहां पर भी हमारे पास रहेगा कांस्टेंट प्रेशर। आई थिंक सभी को यह बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप जानते हैं क्या करना है आपको, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखेंगे, वो सॉल्व किया जाएगा। ओके, फिफ्थ पॉइंट, अब हम गैस से लिक्विड बनाएंगे। तो अगर मुझे गैस से लिक्विड बनाना है तो उसके लिए मैं बात करूंगा कंडेंसेशन की। तो कंडेंसेशन इज द ऑपोजिट ऑफ बॉइलिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, तो इसमें हम गैस को कूल करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इट इज दैट आई विल से कंडेंसेशन पॉइंट बोल देंगे यहां पे हम इसको। बेसिकली तरह की प्रोसेस भी होती है तो इसको हम पॉइंट भी कह देंगे, टेम्परेचर भी कह देंगे। इसके लिए एक और टर्म मेरे पास यहां पे आती है, दैट इज फॉर कॉल्ड एज लिक्विफिकेशन पॉइंट। ये भी हम एक टर्म यूज कर सकते हैं यहां पे, लिक्विफिकेशन पॉइंट। कि गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने वाली है, तो वो लिक्विड बन रही है, दैट इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन पॉइंट। ठीक है, सो ये क्या होगा, इट इज द टेम्परेचर एट विच गैस चेंजेस इनटू लिक्विड at
कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर मैं यहाँ पे वाटर वेपर की बात करता हूं तो वो वाटर लिक्विड में चेंज होते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हमारे पास रहेगा 1 एटमॉस्फेयर का। समझ गए सब बात ये वाली कि नहीं? ओके, तो लिक्विफिकेशन पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अपोजिट है, मतलब सेम वैल्यू होती है उनकी, बट जो प्रोसेस है बस वही अपोजिट होती है। बॉइलिंग में लिक्विड से गैस बनता है और लिक्विफिकेशन में गैस से लिक्विड बनता है। इसे भी नोट कर लेंगे। ओके, टॉपिक लास्ट टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम अपना लेक्चर फिनिश कर देंगे। और उस टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, एक ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि जब एक सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा होता है, अब हम उसको कॉन्टिन्यूसली हीट तो कर रहे हैं, लेकिन जिस टाइम पे वो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा होता है उस समय उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। तो जो हीट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो हीट कहाँ जा रही है? अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है उस सब्सटेंस का तो वो हीट कहाँ जा रही है? ध्यान रखिए, आइस के केस में जो मेल्टिंग पॉइंट था वो 0 डिग्री सेल्सियस था, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे पूरी की पूरी आइस वाटर में चेंज हो जाती है। ध्यान रखिए, जब कंप्लीट आइस वाटर में चेंज हो रही है तो वहां पे स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो जो हीट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो हीट कहाँ जा रही है? यही सेम होता है जब एक लिक्विड चेंज होता है गैस के अंदर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करते हैं, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 सेल्सियस पे सारा का सारा पानी चेंज हो जाता है गैस के अंदर विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम रहता है, तो जो हीट है वो कहाँ जा रही है? तो बेसिकली जो हीट है वो पार्टिकल को दूर करने में कंज्यूम हो रही है, इसीलिए टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं होता है। देखो, मैं बता चुका हूं पहले आपको कि सॉलिड में पार्टिकल पास होते हैं, जो मैं हीट प्रोवाइड करवाता हूं वो हीट ये पार्टिकल एब्जॉर्ब करते हैं, फिर ये पार्टिकल दूर हो जाते हैं। अब जो ये जो हीट है ये सिर्फ पार्टिकल एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये वाली हीट जो है टेम्परेचर बढ़ाने के काम नहीं आएगी। हाँ, पार्टिकल जब दूर हो जाएंगे, जब पार्टिकल दूर हो जाएंगे और अभी भी अगर मैं हीट इसको देता रहता हूं तो अब इस केस में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। मतलब अगर एक बार स्टेट चेंज हो गई तो अब उसके बाद टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो हीट है, ये जो हीट जो पार्टिकल को दूर करने में यूज हो रही है, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ, ये छिपी हुई हीट है, ये पीछे रह के काम करती है, सामने नहीं आती है। सामने आने का मतलब क्या है कि मैंने किसी सब्सटेंस को हीट दी, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो टेम्परेचर का इंक्रीज होना ये शो करता है कि हीट दी गई है। इसे कहेंगे शो वाली हीट, शो करने वाली हीट। लेकिन ये जो हीट है, ये मैंने हीट दी, इस हीट को देने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, तो हमें पता लगा ही नहीं कि हीट दी गई है कि नहीं दी गई है। तो ये हीट छिपी हुई है, इसलिए इसको नाम क्या दिया? लेटेंट हीट। समझे बात सब ये वाली ना? वेरी गुड। तो अब हम बात करेंगे एक बार लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। फ्यूजन का मतलब होता है कि जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, फ्यूजन में जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम फ्यूजन भी कहते हैं। तो ये क्या है? तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, ये अमाउंट ऑफ हीट है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड to change 1 kilogram of solid into liquid without raising the temperature.
ध्यान रखिए ये वो हीट है जो अगर एक स्पेसिफाई हमने क्वांटिटी कर दी, हमने सॉलिड की क्वांटिटी स्पेसिफाई कर दी है 1 किलोग्राम की। तो अगर मेरे पास 1 किलोग्राम आइस है, उस 1 किलोग्राम को आइस को दी गई हीट जिसकी वजह से वो आइस लिक्विड में चेंज हो जाए, लेकिन ध्यान रहे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। समझे बात ये वाली ना, कि मेरे पास आइस है जिसका मास 1 किलोग्राम है, इसको मैंने हीट प्रोवाइड करवाई, ये वाटर में चेंज हो गया, ये वाटर भी 1 किलोग्राम का ही होगा, लेकिन जो अभी तक टेम्परेचर है वो टेम्परेचर रिमेन्स 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस हीट को मैं कहूंगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ के सब बात ये वाली? वेरी गुड, नोट कर लेंगे इसको। इसी तरह हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म होती है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस केस में हम लिक्विड से गैस में जाएंगे विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर। सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kilogram of liquid into gas without raising temperature. तो टेम्परेचर को बिना बढ़ाए अगर मैं लिक्विड को गैस में चेंज कर देता हूं तो जो हीट मैं दूंगा उस समय दैट विल बी कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो मान लीजिए मेरे पास प्रेजेंट है वाटर, वाटर को मैंने हीट किया, वो चेंज हो गया वेपर के अंदर। इस दौरान जो टेम्परेचर है दैट रिमेन्स 100 डिग्री सेल्सियस। जो अमाउंट होगी वो भी रहेगी हमारे पास 1 किलोग्राम बोथ या ईच। तो इस हीट को मैं कहूंगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसी तरह हम एक लास्ट पॉइंट कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। और मैं चाहूंगा कि इस टर्म की डेफिनेशन आप खुद से नोट करें अपनी नोटबुक में, और अगर हो सके तो इसे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर भी बताए सो दैट आई नो कि आपको ये डेफिनेशंस पहले वाली समझ में आई है। ठीक है, तो इसे नोट कर लेंगे और ये तुम्हें खुद करना है। दैट विल बी ए होमवर्क फॉर यू। क्लियर और नॉट? लिख लेंगे इसको। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, बाकी जो हमारा बच गया है वो एक टॉपिक बचा है दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, और हम ये भी समझेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस होता है। दैट विल बी ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सब बेसिक्स है हमारा, ये सब बेसिक्स हमारा आने वाली क्लासेस में हेल्पफुल होगा हमारे लिए। ठीक है, तो फिर से मैं कहूंगा हर लेक्चर वीडियो को ध्यान से देखना है आपको। जहां जहां डाउट लगता है वो कमेंट्स में लिखकर मुझसे पूछना है। ठीक है, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है। सो आज के लिए इतना ही रहेगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।